आज का जो सुपर नेचुरल फिनोमिना होते हैं कि भाई इसके कारण हो गई है, कुछ किसी ने बताया कि भाई कोई प्लानिटरी कुछ हुआ है उसके कारण ये डिजीज हुई है, और कोई बोलता था कि इन्वायरमेंट के जो है इन्वायरमेंट के कारण ये डिजीज पर्टिकुलर हुई है। तो मतलब कोई क्लियर नहीं था उस टाइम तक। फॉर एग्जाम्पल इन एंशियंट ग्रीस इट वॉज थॉट डिजीज वॉज स्प्रेड नॉट बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अदर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल बट अदर बाय इन्फेक्शन ऑफ सीड्स इन द एयर और फूड प्रोडक्ट। देखिए, यस, अब जर्म थ्योरी में ये बताया गया था कि भाई जो डिजीज होती है वो इन्फेक्टिस डिजीज होती है वो क्या होती है, कॉन्टैक्ट में आते हैं दो पर्सन तो उससे डिजीज होती है। पर पहले इसका नॉलेज था नहीं, तो एंशियंट जो ग्रीस के लोग थे वो क्या सोचते थे, उनको ये पता नहीं था कि ये डिजीज होती है वो कॉन्टैक्ट से होती है ना, उनको ये पता नहीं था कि डिजीज होती है वो कॉन्टैक्ट से होती है। वो ये सोचते थे कि ये किसके द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है, ये सीड्स के द्वारा, कि भाई सीड्स जो है उनके द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है ना, वो या फूड जो प्रोडक्ट है उनके द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है। The predominant theory until germ theory of the disease was eventually accepted in the 19th century was termed miasma theory, meaning pollution or bad air। कि जब तक जर्म थ्योरी नहीं दी गई तब तक एक थ्योरी चल रही थी पहले, लोग जो जिसको मान रहे थे उसको बोलते हैं मायाजमा थ्योरी या मियाजमा थ्योरी। इसका मीनिंग होता है पोल्यूशन और बेड एयर, मतलब कि जो डिजीज हो रही है वो पोल्यूशन से हो रही है या गंदी हवा से हो रही है। उनका ये नहीं था कि भाई ये कॉन्टेक्ट डिजीज कॉन्टेक्ट बेसिस हो सकती है, बैक्टीरिया से होती है, वायरसेस से होती है, नहीं, एक पर्टिकुलर हवा से हो रही है ना, तो उसको बोलते हैं मियाजमा थ्योरी। उसके बाद जर्म थ्योरी आती है कि जर्म थ्योरी कैसे एक्सेप्ट की। अब देखते हैं, अब ये तो क्या पहले जो चीज़ें हुई वो थी, अभी जर्म थ्योरी क्या है, कैसे ये जर्म थ्योरी आई, किसने दी, कैसे एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर, तो देखते हैं हम। जर्म थ्योरी स्टेट्स दैट सर्टेन डिजीज आर कॉज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जर्म थ्योरी ये बोलती है कि जो कुछ डिजीजें होती हैं, जो बीमारियां होती है वो किसके कारण होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके इन्वेजन से, उनकी जब वो बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं, उनसे ये डिजीज होती है ना। ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल टू बी एक्सेप्ट थ्रू ए माइक्रोस्कोप, मतलब कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो जिनको कि हम माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख पाते हैं। इवन कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप के जरिए भी नहीं देख पाते हैं, तो ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जरिए डिजीज होती है। ये किसने बताया, जर्म थ्योरी ने। इससे पहले बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे मियाजमा थ्योरी की बात की कि भाई कि पोल्यूशन, एक जो एयर है बेड एयर है, या कुछ किसी ने बोला कि सीड्स के जरिए होता है, किसी ने बोला कि बहुत सारी थ्योरी अपने आप में थी उससे पहले। पर अभी ये थ्योरी चेंज हो गई है, और अभी जर्म थ्योरी आई, उसने बताया कि नहीं, ये इसका जो कॉज है, जो मेन कॉज क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जिससे अभी देखो एक प्रैक्टिकल किया था जो रॉबर्ट कोच एंड लुइस पॉस्चर, इन दोनों ने दी थी जर्म थ्योरी। ये भी पूछा जाता है काफ़ी दफ़ा कि किसने जर्म थ्योरी दी, तो एक थे रॉबर्ट कोच एंड लुइस पॉस्चर। तो इन्होंने क्या है कि एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जैसे कि एक फ्लास्क लिया है ना, तो फ्लास्क में कुछ ऐसे कोई लिक्विड डाला इन्होंने, तो उसको फिर हीट अप्लाइड किया, गर्मी दी उससे। जो गर्मी से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं ना। तो लेड फ्लास्क रख दी ऐसे, और फ्लास्क की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फ्लास्क की जो ऊपर की जो गर्दन थी वो मुड़ी हुई थी, है ना। तो उन्होंने रखा फ्लास्क को, तो उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आया। देखो यहाँ पे कोई भी माइक्रो नहीं आया, क्योंकि जो गर्दन थी वो मुड़ी हुई थी, है ना। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, फ्लास्क को गर्म तो किया, पर उन्होंने जो गर्दन थी वो तोड़ दी। तो जो तोड़ने के बाद क्या होता है, जो ये फ्लास्क है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आया किसके, एनवायरनमेंट के, तो बैक्टीरिया इजीली उसके अंदर ग्रो कर गया, इसलिए बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ। और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट में देखिए, हीट अप्लाइड किया, और उन्हें क्या हुआ, जो फ्लास्क था उसको थोड़ा मोड़ दिया, और उसको जो उसका मुंह जो था, उसका जो माउथ था फ्लास्क का, उसने क्या सरफेस था उसको टच कर लिया। तो सरफेस को टच किया, जिससे क्या उसको बैक्टीरिया फिर वापस से आ गया, तो इसलिए उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गया। ये एक्सपेरिमेंट था किसका, रॉबर्ट कोच एंड लुइस पॉस्चर का। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। अब कैसे ये जर्म थ्योरी दी गई, जो लुइस पॉस्चर रॉबर्ट कोच का नाम सुनते हैं, उन्होंने क्या किया, कैसे दिए जर्म थ्योरी। Even before the microorganism was seen, some investigators suspected their existence and responsibility for disease। देखो माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे होता है ना कि काफ़ी, जैसे कोई भी थ्योरी आती है उससे पहले कोई एज्यूम करते हैं लोग, तो उसी तरीके से जब तक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोजे नहीं गए, उससे पहले ही काफ़ी लोगों ने बताया कि हाँ कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसी किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है जो ये डिजीज कॉज करती है। पर किसी को पता नहीं था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं या वायरसेज होते हैं ना, किसी को पता नहीं था, बस एज्यूम कर रहे थे ऐसे ही।
Among others, the Roman philosopher Lucretius and the physician Girolamo Fracastora suggested that disease was caused by invisible living creature. तो उन्होंने कहा कि जो डिजीज है वो किसके द्वारा होती है, जो इनविजिबल लिविंग क्रीचर, मतलब कि ऐसे लिविंग क्रिएचर तो हैं पर वो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सीन एक्चुअली, है ना। तो सेम वही, तो उन्होंने एज्यूम किया था ऐसा कि ऐसा कोई क्रिएचर है जो हमें दिखाई नहीं देता जिसका डिजीज कोज होती है, पर वो अभी तक उन्होंने बताया नहीं था कि हाँ भाई, उन्होंने जो था ना सिद्ध, साइंस में क्या होता है उसको प्रैक्टिकली सिद्ध करना होता है ना कि भाई हाँ है ऐसा कुछ, मैंने देखा है। तो उस टाइम क्या ये था नहीं ये माइक्रोस्कोप, तो वो देखे नहीं थे। उसके बाद देखिए आप, हिज थ्योरी वर अहेड ऑफ देयर टाइम एंड टुक इट 200 years फॉर द माइक्रोस्कोप टू इन्वेंटेड हिज थ्योरी, मतलब जो इन्होंने ये थ्योरी दी थी वो उसके जो टाइम था उससे बहुत आगे थी, पर उसका ये थ्योरी क्यों नहीं सही हो पाई, क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं था। उसके 200 साल बाद माइक्रोस्कोप आया उसके बाद। इसलिए ये जो है, जो जर्मन जो पैथोलॉजिस्ट हैं फ्रेडरिक हेनरेन प्रपोज्ड क्राइटेरिया फॉर प्रूविंग दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ह्यूमन डिजीज, द जर्म थ्योरी। यहाँ से स्टार्ट होती है जर्म थ्योरी, क्योंकि जब माइक्रोस्कोप आया उसके बाद जर्म थ्योरी आएगी ना, उससे पहले आ ही नहीं सकती। रॉबर्ट कोच एंड लुइस पॉस्चर confirmed this theory in 1870s and 1880s with a series of elegant experiments proving the microorganisms were responsible for the causing of anthrax, rabies, plague, cholera और tuberculosis। तो ये सारी डिजीज जैसे रेबीज हुआ, एंथ्रेक्स हुआ, प्लेग हुआ, कोलेरा हुआ, ट्यूबरकुलोसिस, उन्होंने कहा कि भाई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है ना, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो ये डिजीज कॉज करता है। डिजीज ऐसे ही नहीं होती है ना। सपोर्ट फॉर द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बिगेन टू एक्यूमुलेट इन द अर्ली 19th century। तो सबसे पहले जो डिस्कस किया था जर्म थ्योरी को वो था जर्मन पैथोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हेनरिन। उसके बाद रॉबर्ट कोच, लुइस पॉस्चर ने कंफर्म किया थ्योरी। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा था कि हाँ, उन्होंने एक जो होता है ना रूपरेखा बनाते हैं किसी भी थ्योरी की, उन्होंने एक रूपरेखा बनाई, किसने, फ्रेडरिक हेनरिन ने। उसके बाद रॉबर्ट कोच और लुइस पॉस्चर आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो 1870 और 1880s विद अ सीरीज ऑफ एलिगेंट, मैंने कहा था जो ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे अभी, वो सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पर्टिकुलर डिजीज, जैसे कि एंथ्रेक्स हुआ, रेबीज हुआ, प्लेग हुआ, कोलेरा हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ। Agostino Bassi first saw that microorganisms could cause disease when he demonstrated in 1835 that the silkworm disease was due to the fungal infection. He also suggested that many diseases were due to the microbial infection. अब देखो रॉबर्ट कोच और लुइस पॉस्चर ने जो अपनी जो जर्म थ्योरी दी थी उससे पहले काफ़ी जो साइंटिस्ट, देखो कोई भी जब मेन थ्योरी आती है उससे पहले काफ़ी साइंटिस्ट अपना काम कर चुके होते हैं, पर वो एक पर्टिकुलर मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि दो या तीन साइंटिस्ट का नाम ही जुड़ता है पर्टिकुलर थ्योरी के साथ में, पर उसके पीछे काफ़ी बड़ा काम लोग कर चुके होते हैं। उनमें से एक था एगोस्टिनो बेस्सी। उन्होंने कहा था कि एक फंगल डिजीज थी। उन्होंने कहा कि डिजीज थी पर्टिकुलर जो सिल्कवर्म में होती है। सिल्कवर्म जो होते हैं उनमें एक डिजीज होती है जो किसके कारण थी, फंगल के कारण थी। तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे होते हैं, माइक्रोलॉजिकल डिजीज हो सकती है। टुडे, अब यहाँ डैड यहाँ पर टुडे द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज स्टिल रिमेन्स ए गाइडिंग थ्योरी दैट अंडरलाइज द कॉन्टेम्पररी बायो मेडिसिन्स। मतलब जो जितनी भी बायोमेडिसिन बनी है उनका जो बेस था वो क्या था, एक जर्म थ्योरी थी। तो इसके आसपास का भी थ्योरी आई गई, पर ये जो एक पर्टिकुलर थ्योरी थी वो एक बेस बन गई, क्योंकि इस टाइम तक माइक्रोस्कोप आ चुका था। तो उन्होंने इसको सिद्ध किया था जो दो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट कोच एंड लुइस पॉस्चर ने। बिसाइड्स दीज ऑब्जर्वेशन एंड एक्शंस ऑफ द इग्नास सेमिलवीज, जोसेफ लिस्टर एंड जोसन स्नो would retrospectively be acknowledged as contributing to the acceptance of germ theory। इन्होंने कहा कि हाँ जर्म थ्योरी सही है, और उनका जो एक्सेप्टेंस था जर्म थ्योरी का, देखो एक्सेप्टेंस होता है कि जब कोई भी थ्योरी दी जाती है तो उस पर काफ़ी डिस्कशन होता है और काफ़ी जो साइंटिस्ट होते हैं उसी टाइम के, है ना, तो उनसे एक एक्सेप्टेंस लेना होता है पर्टिकुलर थ्योरी को। तो काफ़ी साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको एक्सेप्टेंस दिया। तो ये चीज़ आप इसको छोड़ भी दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लिखना नहीं है आपको।
but it was the laboratory research of Louis Pasteur in 1816 and then Robert Koch in the following decades that provide the scientific proof of germ theory. तो साइंटिफिक proof germ theory वो जो प्रोवाइड किया गया वो रॉबर्ट कोच और लुइस पोस्टर के द्वारा ही किया गया. काफ़ी साइंटिस्ट आए गए पर नहीं. अब एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अब